अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गर्दिश अय्याम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान गुफरान साजिद कासमी। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और अभी उसकी कौमी मजलिस आमला यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। जो अभी बीजेपी के सदर मौजूदा सदर थे जेपी नड्डा साहब, एक बार फिर उन्हीं के कंधे पर वो जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 2024 तक, जून 2024 तक उनकी जो है मुद्दत कार में तोसी कर दी गई, एक्सटेंशन दे दी गई है। तो क्या उनके पास बीजेपी सदर ओहदे के लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, या आखिर नड्डा के क़यादत में वाक़ईन बीजेपी बहुत कामयाबी हासिल कर रही है? क्या है इसका? देखिए, बीजेपी एक जमाने में एक कैडर बेस्ड पार्टी थी। जी। उससे पहले कांग्रेस भी एक जमाने में कैडर बेस्ड पार्टी थी, जी। लेकिन कांग्रेस जो है वो आकर के महदूद हो गई इंदिरा गांधी। उसी तरह से बीजेपी भी जो है अब कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जी। पूरी पार्टी एक फर्द के ऊपर खड़ी है, जो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, नरेंद्र मोदी। जी। अगर म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन होता है तो भी उनकी खिदमत ली जाती है, जी। और उनका एक दाहिना हाथ है अमित शाह। जी। तो ये दोनों मिलके सब करते हैं। आप ये समझ लें कि अमित शाह साहब पहले जैसे ही मोदी जी दिल्ली गए, उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने पहला काम ये किया कि राजनाथ सिंह को वजीर दाखिला बनाया और ये जी। कहा कि जनाब, अब आप वजीर दाखिला बन गए हैं, इसलिए आप पार्टी के सदर नहीं रह सकते। जी। और तो पार्टी का सदर कौन होगा? तो उन्होंने अमित शाह का नाम बता दिया। हालांकि अमित शाह से बड़े बड़े सीनियर लीडर वहां मौजूद थे, लेकिन ये कि उसकी शुरुआत हो चुकी थी, जी। जो एक आमरीयत की शक्ल है। तो वजीर आजम की मर्जी से अमित शाह को पार्टी का सदर बना दिया गया। जी। और फिर जब अमित शाह को वजीर दाखिला बनाया गया, तो उनकी जगह जेपी नड्डा को पार्टी का सदर बनाया। जेपी नड्डा साहब ने कोई अहम फैसला किया हो, जी। किसी सूबे में कोई मुहिम की सरबराही की हो, किसी बाहर के लीडर से कोई नेगोशिएशन किया हो, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। जी। जैसे दूसरे स्टार प्रचारक होते हैं, उनसे भी कम जेपी नड्डा जो है वो पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। कोई अहम आदमी पार्टी में शामिल होता है तो वो जा करके उससे मिलता है। उत्तर प्रदेश के मामले में तो आप ये देख लें कि आज भी जेपी नड्डा का कोई अमल दखल नहीं है। सारे फैसले जो है वो अमित शाह करते हैं। तो जेपी नड्डा मेरे ख्याल में एक कठपुतली सदर है। आप उनकी कामयाबियों की बात कर रहे थे। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जी। हिमाचल और प्रदेश से उनका ताल्लुक रखते हैं। बचपन और उनकी तालीम जो है बिहार में हुई है। हिमाचल प्रदेश का इंतखाब बीजेपी अभी हाल में हार गई, जी। और बिहार में भी वो लोग हार गए। नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, वो सरकार भी टूट गई, और अब बीजेपी जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ है। जी। तो जेपी नड्डा का अगर कोई लीडरशिप में दम होता, तो कम से कम उन सूबों में जहां से वो आते हैं, यानी जी। आप समझ सकते हैं कि उनका ताल्लुक, जैसे मोदी जी का एक जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। जी। गुजरात उनकी जन्म भूमि है, यूपी उनकी कर्म भूमि हो गई है। उस तरह से जेपी नड्डा साहब की जन्म भूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश है, और कर्म भूमि आप कह लें कि बिहार है। तो जी। दोनों जगह तो वो बीजेपी को जिता नहीं सके अपनी सदारत के दौरान, दोनों को गवा दिया। बल्कि बीजेपी वहां थी तो वो चली गई उनके हाथ से। चलिए।
तो ये कहना कि जेपी नड्डा को उनकी सलाहियत की बुनियाद पर या उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर सदर जो एक्सटेंशन दिया गया है, तो ये बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन ये है कि वो एक ऐसे सदर हैं बीजेपी के जो वजीर आजम और वजीर दाखिला की हाँ में हाँ मिलाने वाले। जी आप देखेंगे जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के सदर थे, वजीर आजम थे, जी उस वक्त पार्टी की सरबराही एल.के. अडवाणी के पास थी और पार्टी में और इसमें हुकूमत में एक तरह की आप ये समझ लें कि एक तरह का दूरी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पसंद के आदमी को, बंगारू लक्ष्मण को, पार्टी का सदर बनाया। जी और बंगारू लक्ष्मण पे जिस तरह से के इल्जाम। रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा, जी जिस तरह से उनको जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उनको सजा भी हुई, जी इसको अगर कोई आदमी गौर से देखे साजिशी जहन का, तो उसको ये महसूस हो सकता है कि उनको फंसाया गया और उनको इसकी सजा दी गई कि वो अपोजिट कैंप में से आते थे। तो ये बीजेपी की सूरत हाल थी। लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। अब पार्टी का सदर कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस वक्त नहीं पता है। तो नड्डा को अगर नड्डा के बजाय किसी और का तकर्रुर कर दिया जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया गया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी चलेगी जो है वो हम दो से, और चलेगी हम दो के लिए। और बेशक। हमारे दो का मामला है भैया, ऊपर से नीचे तक। ठीक। आ, डॉक्टर साहब, अभी केरला में एक लिटरेचर फेस्टिवल मुनाकिद हुआ जिसमें शशि थरूर ने ये दावा किया अपने बयान में, अपनी गुफ्तगू में, कि बीजेपी की 2024 में 50 नशस्तें कम हो सकती हैं। दूसरी जानिब जो माहिर इक़्तिसादियात, माहिर माशियात है अमृतिया सेन, उन्होंने भी ये दावा किया, उन्होंने भी ये एक नज़रिया पेश किया है कि 2024 के इलेक्शन में जो है बीजेपी अपने बलबूते पे कामयाबी नहीं हासिल कर सकती, बल्कि इलाकाई पार्टियों का उसमें किंग मेकर का रोल। क्या कहते हैं इन दोनों ख्यालों के बारे में? देखिए, ये हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो ये हुआ है कि इनकी 55 सीटें कम हुई। ये जी तो हमारी देखी हुई बात है ना। जी तो जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में अ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जी बहुत मेहनत से उन्होंने वो इंतखाब लड़ा, बल्कि उन्होंने तो वहाँ अ, जाके बनारस में, वाराणसी के अंदर अपने सारे लोगों को बुलाया, डुबकी लगाया और एक समझो एक दिन सरकार चलाई और फिर उन सबको जी अयोध्या भेजा। यानी जो कुछ कर सकते थे वो किया। इसके बावजूद ये सच्चाई है कि उनकी 55 सीटें कम हुई, जी तो उनकी दोबारा हुकूमत बन गई, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन उस तरह से नहीं बनी जैसी पहले बनी थी, ये भी एक सच्चाई। तो जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो सकता है वो नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पर भी हो सकता है। जी तो इसमें शशि थरूर अगर ये सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। तो गलत। जहां तक बीजेपी की इलेक्शन तैयारी का सवाल है, ये लोग तो 24/7 यही करते हैं। इनको आवाम की फलाह बहबूद में कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग दिन रात इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, इसको तोड़ो उसको जोड़ो, इसी में लगे रहते हैं। और इसीलिए ये ये हालत है मुल्क की। ये हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, ये हमेशा इलेक्शन मोड में इनको सिर्फ इक़्तिदार दिखता है। इख्तियार कैसे दिखता है। इक़्तिदार हासिल करो, कैसे इक़्तिदार से चिमटे रहो। जी किस लिए इक़्तिदार हासिल करना चाहिए, किस लिए इक़्तिदार हासिल किया जाता है, उसके आने के बाद क्या जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ती हैं, ये सब में इनको दिलचस्पी नहीं। इनको ये पता है कि हमको जो है वो क्या शोषा छोड़ेंगे, कैसे जो है वो लोगों को बहका के इलेक्शन वोट ले लेंगे। बस इसी तिगड़म में ये लोग लगे रहते हैं। तो इसमें तो ये लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और अभी जो इनकी मजलिस आमला हो रही है उसके अंदर भी आप देख लें कि सारा एजेंडा यही है कि अभी इस साल जो है वो कई सूबाई इंतखाब होने वाले हैं, तो उसमें कैसे जीता जाए और क्या किया जाए अपनी
तंजीम के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर जो है वो क्या तब्दीलियां की जाए वगैरह वगैरह। जी, तो इससे, इस पार्टी से या इस लीडरशिप से, पार्टी से तो नहीं कह सकते क्योंकि लीडरशिप बदलती रहती है, हो सकता है कोई दूसरा लीडर आए तो वो जी, जो है वो इसको तब्दील करे। लेकिन फिलहाल जो लीडरशिप है उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन लड़ना और जोड़-तोड़ करना इसके सिवा कुछ करेंगे, करेक्ट। और किसी चीज़ की तवक्को करना जो है वो ठीक नहीं। बढ़ते आगे, मायावती, बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, उसने ऐलान किया है कि हम 2024 में किसी से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और इससे पहले भी वो इस तरीके से इसका बयान देती रही हैं। क्या क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या कोई इसका कोई फायदा उनको पहुंचेगा या सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचेगा, क्या इसका? देखिए, मायावती किसी के दिल में तो आप जाके देख नहीं सकते, लेकिन जी, जो उनका रवैया सामने आ रहा है, जी, उससे ऐसा लगता है कि मायावती ब्लैकमेल हो रही हैं, जी, और वो जो है वो बीजेपी की दरपर्दा मदद कर रही है। जी। ये गुमान की बात है, हाँ, जाहिर लेकिन सी बात है। जी, उनकी जो उनके जो इक़दामात या उनके जो फैसले सामने आते हैं, उसकी बिना पर ये गुमान होता है। होता है। और मेरा ख़्याल है कि मायावती को बीजेपी अपने साथ लेना नहीं चाहती, उसको ऐसा लगता होगा कि मायावती अगर अलग होगी, तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। जी, इसलिए कि बीएसपी का जो वोट है, वो ट्रांसफ़रेबल वोट है। जी, मतलब ये कि मायावती अगर कह देती है अपने लोगों से कि आपको कमल पे मोहर लगाना है, तो वो लोग आँख बंद करके जो उसके मानने वाले हैं, वो लगा वो देते मोहर लगा देंगे। हैं। जी, तो बीजेपी को लगता है कि जहाँ तक इनके वोट का सवाल है, वो तो हमको मिल ही जाएगा, और लेकिन ये बाहर रहेंगे तो कुछ और भी वोट कटेंगे दूसरों के, और उससे हमारा कुछ कुछ फ़ायदा होगा। तो इसलिए बीजेपी उनको अपने साथ नहीं ले रही है, और मायावती के पास कोई और चॉइस है नहीं कि बीजेपी के साथ जाए, लेकिन वो उसी वक़्त जाएगी जब बीजेपी ये कहेगी कि भई आओ। जब जी, तक वो नहीं कहती तब तक वो किसी और के साथ तो नहीं जा सकती। अगर वो किसी और की तरफ जाएगी और उनका उनका इरादा होगा, उसका इज़हार करेंगी, तो मैं समझता हूँ ईडी जो है वो फ़ौरन हरकत में आ जाएगा, जी, और माया बहन के लिए ज़रा मुश्किल है फिलहाल ईडी का जी, सामना मुकाबला करना। करना। जी, जी।